सवाल था आपने किया था ऐसे ही। एक सवाल मैंने आपको दिया था, हो गया। इस सवाल में एक पंगा था। हाँ, इस सवाल में एक ऐसा लोन था जो पिछले सालों से नहीं चलता आ रहा था, इस साल में लिया। ऐसे ही है। ये वाला लोन पूरा साल रहा, ऐसे ही है। और यूबीआई वाला लोन ये भी पूरा साल रहा, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाला लोन पूरा साल नहीं रहा। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रेट निकल आएगा। अब सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा कि ये तो आपका हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स। लेकिन ये डब्ल्यू नहीं है। हम्म, ये डब्ल्यू नहीं है। डब्ल्यू हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, 5 लाख तो 5 लाख लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सारा साल रहा। लेकिन ये 6,25,000 सारा साल हमारा लोन नहीं था, तो यहाँ पे 6,25 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसका हाफ आना चाहिए, क्योंकि ये सारा साल कर्जा नहीं था। 6,25 का हाफ करें, 3,12,500, और ये 3,75 पूरा आना चाहिए। हाँ जी, रिक्वेस्ट थी। यहाँ तक की बात में लगी। देखो बच्चों, आपने क्यूएम में फार्मूला पढ़ा था, I = PRT, यार। पहले लोन के ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा ना। कैसे भला? 5 लाख इंटू 9%, इंटू अगर टाइम की बात करें तो 12/12। 12/12 की 12 महीने। तो 12/12 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह एक भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो लोन है वो 6,25,000 है, उस पे हम लगाएंगे 10%। और आपको अच्छी तरह पता है इस पे पूरे साल का सूद नहीं पड़ा हमें। कितने टाइम के लिए सूद पड़ा है? 6/12। ऐसे ही ना? नहीं बात समझ आ रही? तो इसका सूद कितना निकलेगा और उसका सूद कितना निकलेगा? ऊपर वाले का 45,000 है और नीचे वाले का 31,250 है। ये बात सुन ली? तो बच्चों WX यहाँ पे आना चाहिए 45,000, और नीचे वाले में आना चाहिए 31,250। तो जरा करके देखो, मैंने 10 इंटू 3,12,500 करके देखो, ये आंसर आता है। 31,250 ही आता है। समझ आइए कि नहीं समझ आई? देखो, ऊपर वाले लोन पे पूरे 12 महीने का सूद है, लेकिन जो सेंटर में लोन आ रहा है उस पे पूरे 12 महीने का सूद नहीं है। तो वो जो 6/12 वाला फैक्टर था ना, वो मैंने लोन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो या इससे मल्टीप्लाई हो, को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप रेट को कर दे 6/12, या फिर लोन को कर ले, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना। तो मेरा आंसर आएगा 31,250। ये वो तरीका है जो क्यू में पढ़ा था आपने, ऐसे ही है ना? और आंसर यहाँ पे भी 31,250 ही आ रहा है। बस यहाँ पे हमने ये किया है कि वो जो 6/12 वाला काम है ना, वो रेट के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय मेरे लोन के साथ मल्टीप्लाई कर। लॉजिकली इसमें कोई मसला है बता दे। क्यूएम के मुताबिक 31,250 सूद आना चाहिए, हमारा सूद भी 31,250 ही आ रहा है। हजम शुद। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें 11 से, तो 41,250। हमारा तरीका ये था कि टोटल सूद निकाल लें, कितना बनता है साल का। 45 जमा 31 जमा 41, और लोन निकाल लें। अच्छा, लोन निकालते वक्त इसका टोटल नहीं करना बाहर, इसका टोटल करना। ये यहाँ पे फर्क है। हाँ जी, 5 जमा 3 जमा 3, 11 लाख। अब आपने निकालना रेट। तो रेट कैसे निकलेगा? सूद ऊपर आ जाएगा,
और लोन नीचे आ जाएगा इंटू 100, 9.89 to 1, 9.89%। ये समझ आ गई? पिछले सवाल में क्या था भला? ये सवाल आसान था, इसमें क्या था भला? तीनों लोन पूरे पूरे 12 महीने पड़े रहे। अगर वो तीनों लोन 12 महीने पड़े रहे तो फिर तो बड़ा आसान सा तरीका था, लोन को रेट से मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट को डिवाइड कर दे लोन पे, अल्लाह अल्लाह खैर समझ। लेकिन अगर कोई एक आधा लोन ऐसा है जो पूरा साल आपके पास नहीं पड़ा रहा, तो उस लोन को टाइम के हिसाब से जो है वो प्रोपोर्शनेट कर लो। समझ लगी बात की? तो फिर वेट में भी वो लोन नहीं लेना, वेट में वो वाला लोन लेना जिसके साथ टाइम फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर। अजम शुभ, अब रेट निकल आया, ओके। अब पॉइंट ये है कि हमने इस रेट को मल्टीप्लाई करना उस पेमेंट के साथ जो ठेकेदार को दी है। पहली पेमेंट हमने ठेकेदार को कितनी दी है? 3 लाख। कब दी है? 31 मई। द प्लांट इज नॉट येट सब्सटेंशियली कंप्लीट एज ऑन 31 दिसंबर 2003। इसका मतलब है 31 दिसंबर तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हमारा साल खत्म हो रहा, हमने साल खत्म होने तक का सूद निकालना है। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 9.89 के साथ, ऐसी है ना? 9.89 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम कितना है? 31 मई से लेके 31 दिसंबर तक, 9 महीने। शाबाश शाबाश, केड़ा है? मई तो दिसंबर 9 महीने, तेरा साल 16 महीने का मेरा हिसाब ला लिया मैं। है, MAR लिखा है। ये बनेगा है 7/12। आंसर बताएं। 1730 आ रहेगा। ओके। अब 2 लाख भी आपने ठेकेदार को दिया, कब दिया? 31 जुलाई को। इसके साथ 9.89% रेट लगेगा इंटू 5/12। बताएं जी। तेरे अगले 3 दिन बर्बाद तेरे हो गया। निच किने मारी? बस असी इन्ना लीला पढ़ लेने आज। आमीन। हाँ जी, आंसर बताएं। टू, ये नहीं है? इसका क्या आता है? 8, 4। ठीक है जी। अच्छा, उसने सवाल में पूछा क्या क्या था? उसने कहा था कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, वो निकाल लिया। 9.89, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट का आंसर है। दूसरा उसने कहा था बोरिंग कॉस्ट निकालो, वो भी हमने निकाल ली। 25550। फिर उसने कहा कैरिंग अमाउंट निकालो। अब कैरिंग अमाउंट कैसे निकालें? वो पैसे जो ठेकेदार को दिए और सूद, इनको जमा कर लेंगे। 5 लाख, 5,25,550, यहां तक की बात लगी। वो कहता है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो बोरिंग कॉस्ट बताओ जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, तो वो कैसे निकालेंगे? कि जो साल का टोटल सूद निकाला हुआ है उसमें से जो कैपिटलाइज हुआ माइनस कर दो। इक्यानवे हजार 950। ये चारों रिक्वायरमेंट समझ आएगी बच्चों? कैपिटलाइजेशन रेट भी क्लियर है, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, कैरिंग अमाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, सारे क्लियर हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, होमवर्क है, ये आपने घर में बैठ के करनी, कर लोगे?
अच्छा जी। अब उसके बाद अगला सवाल है बच्चों, सॉकर लिमिटेड, इसको ध्यान से समझना है। ये मेरा ख्याल है। अच्छा जी बच्चों, सॉकर लिमिटेड का सवाल पढ़ें और इस सवाल मुझे बताएं कि बोरिंग जनरल है कि स्पेसिफिक है। सारा सवाल पढ़ें, शाबाश। हाँ जी, पढ़िए। मुझे बताएं इसमें जनरल बोरिंग है कि स्पेसिफिक बोरिंग? जनरल बोरिंग। अब स्यापा ये है कि उसने वो जनरल बोरिंग वाले लोन बताया नहीं कि किस बैंक से कितना लोन लिया हो। बताया सवाल में? नहीं बताया। एएमसी बैंक से कितना लोन लिया है, अलाइड बैंक से कितना लिया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से कितना लिया है, एचबीएल से कितना लिया, कोई लोन उसने नहीं बताया। लेकिन उसने ये बताया है कि टोटल कर्जे कितने कितने हैं। ये बताया उसने। और उसने रेट बताया? उसने रेट नहीं बताया। उसने क्या बताया हमें? टोटल इंटरेस्ट बता दिया। मतलब उन लोन्स के ऊपर रेट लगा के जो इंटरेस्ट आना था ना, वो इंटरेस्ट उसने हमें सवाल में खुद ही बता दिया। तो हमारे लिए फिर ये 20 मिलियन क्या है और ये 2/6 मिलियन क्या है? ये क्या है? ये सुमेशन डब्ल्यू एक्स है और ये क्या है? सुमेशन डब्ल्यू। ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि उसने हमें खुद ही तो हमारे फार्मूले के मुताबिक जो होना चाहिए वो उसने बता दिया है। तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। 26 लाख डिवाइडेड बाय 20 मिलियन। क्या आंसर आएगा? एग्जैक्ट 13%। चलो जी, रेट हमारा निकल आया। उसने रेट मांगा नहीं था लेकिन हमें रेट की जरूरत थी। ठीक है। रिक्वायरमेंट में देखो उसने कहीं पे भी रेट नहीं मांगा हमसे। लेकिन स्यापा ये है कि रेट निकालने बगैर आंसर नहीं आना। अब उसने मांगा है बोरिंग कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? बोरिंग कॉस्ट निकालो। ओके। तो हम देखेंगे हमारा साल शुरू कब हो रहा है और खत्म कब हो रहा है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है जी? 31 दिसंबर को। अच्छा। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि हमने पहली पेमेंट ठेकेदार को कब की? ये कम जनी को 3 लाख रुपए दे दिया। तो इसके साथ लगाएंगे 13%। और चूंकि पूरे 12 महीने, तो 12/12 कर देंगे या एक लिख लें, कोई मसला नहीं। यहां तक की बात में लगी। अगले पैसे कब दिए? कब दिए?
तो कितने महीने? 9 मंथ। 9/12। अगले पैसे कब दिए? कितने महीने बनते हैं? 6/12। अगले पैसे कब दिए? 4/12। अगले पैसे कब दिए? कितने बनता है जी? 3/12। सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। हो गया जी? क्या आंसर आता है? 8, 7। सबका आंसर आ गया? किसी को इतराज है तो बता दें। अच्छा, उसने कहा जी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यानी 31 दिसंबर 2005। नहीं आएगी। क्यों? उसने कहा जी द स्टेडियम वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। स्टेडियम मुकम्मल ही नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन के चार्ज होने के लिए क्या चाहिए? और मैं तो पानी का कहा था। बुला जरा नो। समझ लगी बात? तो इस तरह की हरकत बच्चों आई के पेपर में करेगा। और कुछ लेजेंड ऐसे होंगे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आई के अपनी मंगी सी तो होनी चाहिए। नहीं बात लगे। तो जिसकी कॉमन सेंस काम कर रही होगी उसको पता होगा यार डेप्रेशन निकल ही नहीं सकती, कहां से निकाले। समझ लगी? कि अगर आईकम ने कहा डेप्रेशन निकालो तो जरूर होगी। अब उसने कहा है तो निकालनी तो पड़ेगी। नहीं निकल सकती लेकिन निकाल के तो आएंगे। पल्ले से निकाल के आए। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द स्टेडियम एज एट 31 दिसंबर 2005। हाँ जी। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे बच्चों? वो पैसे जो ठेकेदार को दिए और उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट है जमा करना। ठेकेदार को कितने पैसे दिए? 3 + 2 + 2.5 + 1.5 + 2। 11 लाख। तो 11,87,700
50। ये बात समझ लगी? बोलो तो सही। अच्छा, यूजफुल लाइफ होती है कि जितने साल आपको लगता है कि आप एसेट को इस्तेमाल कर सकते। इकोनॉमिक लाइफ होती है टोटल लाइफ। मतलब कोई कंपनी ऐसी होती है जो किसी एसेट को पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मतलब गाड़ी ले ली है उन्होंने, नई ब्रांड न्यू गाड़ी ली है। अब कंपनी कहती है कि यार इस गाड़ी को मैक्सिमम 5 साल चलाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद ये तंग करना शुरू कर देगी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला निकला होगा, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो आप घर से निकले, ऑफिस में जाने के रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, जलील हो गए। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब शाम को छुट्टी हुई है और घर से ऑफिस से निकल के घर जाना फिर बंद हो गई। तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है क्या करें? गाड़ी बेच के तो दूसरी ले। समझ लगी? इसका मतलब है वो गाड़ी अभी भी चल सकती थी, लेकिन वो जलील कर करके चलेगी। तो बेहतर क्या है? जान छुड़ाओ। तो फिर कंपनी पॉलिसी बना देती है कि 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने। क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी आपने रखी हुई है ना, तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी का फोन आएगा, सर जी गाड़ी बंद हो गई है, मैं राह ही खलोता, मैं जरा 2 घंटे लेट आवागा। मीटिंग रखी हुई है 10 बजे, तमाम डायरेक्टर की मीटिंग होनी है, 3 डायरेक्टर राह च बैठे रहे। क्यों? गाड़ियां पुरानी सी। तो मीटिंग तो बढ़ गई। तो अब मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी? मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीटिंग से कोई फैसले करेंगे तो गाड़ियां आएंगी। ऐसी ना गाड़ी नवी आ सकती है अगर तुम टाइम से फैसले कर लो। टाइम से फैसले ना आया तो नवी गड्डियां भी गई हैं, तो पुरानियां तो वैसे जलील कर रही। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इस्तेमाल, तो उस गाड़ी की यूजफुल लाइफ क्या है? 5 साल। हालांकि वो गाड़ी हो सकता है 50 साल तक चल सकती, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो सकता है 50 साल हो, लेकिन यूजफुल लाइफ 5 साल। समझ लगी बात? अच्छा जी, अब है जी अगला कंसेप्ट, प्रोग्रेस पेमेंट। अब जो पहले तो हमने जो भी कारोबार करवा रहे थे, जो भी काम करवा रहे थे ना, एक सादा सा बंदा ठेकेदार था, उसको बुलाते थे, उसको कहते थे भाईजान काम करो। अब ठेकेदार भी हो गया बड़ा। ठेकेदार भी क्या हो गया? बड़ा। ठेकेदार ने कंपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। ठेकेदार ने क्या करवा लिया? अब ठेकेदार की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से वो काम करता है। अब चूंकि वो बड़ा हो गया है, उसने कंपनी बना ली है, तो कुछ चीजों के वो फिर क्या करेगा, नाम बदल लेगा। अब जो पैसे हम उसको देते थे ना काम करने के लिए, उसको हम सिंपल क्या कहते थे, ये पेमेंट कर दी हमने उसको। क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। अब बच्चों ये सीन होगा, अब हम जब पेमेंट करेंगे ना, तो उसका नाम रखेंगे प्रोग्रेस पेमेंट। उसका नाम क्या रखेंगे? प्रोग्रेस से क्या मुराद है? कि काम हो रहा है, पैसे दे रहे हैं तो काम हो रहा है, ऐ नहीं कि पैसे देते रहे तो काम होते रोते रुके है। भाई पैसे दिए, बुनियादें बन गई हैं, फिर पैसे दिए दीवारें खड़ी हो गई, फिर पैसे दिए लेंटर डाल दिया, फिर पैसे दिए उसने प्लस्तर कर दिया, फिर पैसे दिए उसने पेंट कर दी। तो ये जो पैसे देते जा रहे हैं इसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेस पेमेंट। यहां तक की बात सुन लगी? पढ़ ले जरा क्या लिखा हुआ। वो है तक आया नहीं, तेरी को सौंदा ही नहीं पूरे कॉलेज। तू तरले तो नहीं पाता? तू जाके दस के तेरे को अथॉरिटी है कोई? हाँ नहीं, पढ़ लिया? और प्रोग्रेस पेमेंट समझ आ गई सबको? नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लें। ये भी पढ़ाया हुआ आपको कि नहीं पढ़ाया हुआ? अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से। हमने शुरू में बात की थी हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी को तो पैसे चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। कंपनी को क्या चाहिए? थोड़ा ग्राम किया आपको क्या कर ले, ठीक है जो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। कंपनी को पैसे चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। तो क्या कंपनी सबसे पहले बैंक में ही जाएगी? नहीं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो कंपनी
को पैसे चाहिए तो बैंक में नहीं जाएगी कंपनी, बड़ी मैक्सिमम कोशिश करेगी कि बैंक में ना जाना पड़े। जैसे आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या सीधे बैंक ही जाओगे? सबसे पहले कोशिश करोगे कि घर वालों से पैसे ला लो। लेकिन स्यापा ये है कि घर वालों के सामने करेक्टर ही ढीला है। तो अगर आपको लगता है कि घर वाले तो पैसे ही देंगे, वो कहेंगे यार तेनों पीआरसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ फीस तेरी जमा कराई, तेरा पीआरसी नहीं पास हो रहा है। अब इसका मतलब है टेंशन है घर वालों से पैसे कैसे मांग। समझ आ रही बात? तो फिर यार बेली से कहेंगे यार कि वो पैसे दे दे, फीस जमा करानी है, पेपर पास नहीं हो रहा, घर जन मैं दस नहीं सकता, पास हो जाएगा तो घर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, पैसे दे देंगे फिर तीनों दे देंगे। समझ लगी कि नहीं लगी? तो घर वालों के सामने तो करेक्टर ढीला है, तो यार दोस्तों से करो। तो वही सिनेरियो बच्चों कंपनी का है कि कंपनी भी बैंक में सबसे पहले भागी भागी बैंक में नहीं जाती होती। कंपनी कोशिश करती है कि किसी तरीके से बैंक में जाए बगैर पैसे मिले। तो उसके लिए कंपनी की जो सबसे पहली कोशिश होती है ना, वो ये होती है कि शेयर इशू कर दो। बैंक अक्लमंद है, लोग बेवकूफ है। बैंक के पास जाओगे तो 100 चीजें पूछेगा, लोग 100 चीजें नहीं पूछते। बस बता दो लोगों को कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत प्रोग्रेस करेगी, फ्यूचर में अन्यवाह फायदा होगा, तो लोग आज पैसे लगा देंगे। तो पैसे कमाने का, पैसे इकट्ठे करने का आसान तरीका क्या है? शेयर इशू कर दो, मार्केट में शेयर बेचो, पैसे इकट्ठे कर लो। याद आया कुछ कुछ? लेकिन सवाल ये है, जिसने शेयर बाय किए हैं वो क्या एंट्री करेगा? वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। वही इन्वेस्टमेंट बैंक में भी कर सकता था। जो पैसे उसने शेयर बाय करने के लिए लगाए, वही पैसे वो बैंक में रखवा सकता था। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो उसके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। हमने शेयर इशू की, हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन जिसने शेयर बाय किए हैं उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। तो यहां तक की बात समझ लगी? और बोलो तो सही। अगला पॉइंट ये है, हम शेयर इशू करना चाहते हैं, लोग हमारे पे एतबार नहीं कर रहे। लोगों की आंखें भी खुल गई। ए भाईजान हर 2 महीने शेयर इशू करते रहते हैं ना, तो मसला की? तो जब आप शेयर ज्यादा इशू करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो शेयर ज्यादा इशू करने से आपके शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर बाय किए हैं वो भी टेंशन में आ जाएंगे। यार मैं 10 रुपए का शेयर लिया सी, हूँ 6 रुपए का चलता पे, तो मैं बेवकूफी कर बैठा शेयर लैके। समझ आई? है? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ, प्रीमियम ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ प्रीमियम ਦੀ पई। यहां तक की बात समझ लगी थी? अब जब आप शेयर इशू करेंगे तो उसकी खास हद होगी, उस हद से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको लोगों को गारंटियां देनी पड़ेगी कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट ले लो, ये शेयर की तरह का डॉक्यूमेंट नहीं। शेयर के ऊपर तो रिस्क है, कल को मार्केट वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, डिविडेंड पता नहीं हो या ना। तो फिर हम दूसरा जो काम करते हैं ना, वो ये करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? डिबेंचर। डिबेंचर में और शेयर में फर्क ये है कि शेयर में हमने किसी को कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन डिबेंचर में क्या करना पड़ेगा? गारंटियां देनी पड़ेंगी कि यार डिबेंचर ले लो, जितने का है उतने का ही रहेगा हमेशा, कभी इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। प्लस इसके ऊपर जो हम तुमको सूद देंगे ना, वो फिक्स होगा। कंपनी ऊपर जाए या नीचे जाए, सूद तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। समझ लगी? क्योंकि पहले जो काम करके जो जितना माल बना सकते थे वो हमने बना लिया, इससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमें पैसे और चाहिए। समझ लगी है? अगर तो हमें जितने पैसे चाहिए सारे पैसे शेयर इशू करके मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि उसमें हमने किसी को वादे शादे कोई नहीं की। डिविडेंड होगा तो देखेंगे, नहीं होता तो ना सही। लेकिन हमें पैसे मजीद चाहिए और ऊपर वाला काम मजीद हम कर नहीं सकते, मजीद शेयर इशू कर नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, जिसमें हमें 2 वादे करने। क्या वादा करना? कि भाई जो जितने का है ना उतने का ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। नंबर 2, आपको हर साल फिक्स अमाउंट मिलेगी।
चाहे कंपनी घाटे में जाए, चाहे मुनाफे में जाए, चाहे जो मर्जी हो, आपको इसकी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स अमाउंट मिलेगी। तो लोग उस पर एतबार ज्यादा करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हजम शुद। लेकिन जिसने बाय किए होंगे डिबेंचर, वो क्या एंट्री करेगा? इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, डेबिट और बैंक क्रेडिट। लॉजिक समझ आई? हाँ जी, कीमत ज्यादा हो तो इन्वेस्टर को फायदा होगा इसका। डेफिनेटली फायदा होगा, फायदा होगा ना, मार्केट वैल्यू बढ़ गई उसकी। लेकिन इस तरह की चीजें पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में सिर्फ शेयर मार्केट में सेल परचेज होते हैं, डिबेंचर सेल परचेज नहीं होते। ठीक है, तो डिबेंचर की जो वैल्यू पाकिस्तान में पहले दिन थी वही आखिरी दिन है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, अब फर्क ये है बच्चों, ऊपर वाले सिनेरियो में हमने किसी से कोई वादा नहीं किया, यहाँ पे हमने वादे किए हुए। वादे करने का मतलब ये है कि हमने जिम्मेदारी ली हुई। जो किसी से वादा करते हैं इसका मतलब क्या है? आपके सर पे जिम्मेदारी है कि आपने वादा पूरा करना। समझ लगी? तो जब आपने वादा किया है ना, तो बच्चों ये जो डिबेंचर इशू करके आपने माल बनाया है ना, ये डिबेंचर अब ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये आपके सर पे लाइबिलिटी है, ये आपके सर पे कर्जा है। ये क्या है? कर्जा। इस पे कोई वादा नहीं किया किसी के साथ, इसलिए कर्जा नहीं है। शेयर कैपिटल में और डिबेंचर में फर्क समझ आ गया? शेयर कैपिटल में किसी के साथ कोई वादा नहीं किया, तो इसलिए वो लाइबिलिटी भी नहीं। लेकिन डिबेंचर इशू करते करते वक्त हमने क्या किया है? लोगों से वादे किए हैं कि यार इतने पैसे ही रहेंगे, तुम्हें टेंशन हो कल को हमारे पास आ जाना, हमें पकड़ा देना डिबेंचर, हमसे पैसे ले जाना। इससे ज्यादा और क्या गारंटी दे? यही होता ना, अगर आपकी दुकान है, आपने चीज बेचनी है, कस्टमर आपके सामने खड़ा कंफ्यूज है, तो आप क्या कहोगे? कह रहे ले जा, कोई मसला निकला था, की करी वापस कर। समझ लगी? और ऊपर वाला सिनेरियो क्या है? क्या खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, ले गए तो ले गए। तो ऊपर वाले सिनेरियो में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे वाले सिनेरियो में टेंशन है। तो जिस चीज को इशू करके आपको टेंशन हो रही है ना, वो इक्विटी नहीं हो सकती, वो लाइबिलिटी। समझ लगी? और उस डिबेंचर के ऊपर अगर कल को आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो वो सूद है। सूद किस पे होता है? लोन पे। और ये लोन है। ये क्या है? ये लोन नहीं है। क्यों नहीं है? लोन वो होता है जिसकी वापसी कभी ना कभी फ्यूचर में तय है। ये जो हमने शेयर इशू किए हैं, इसकी वापसी फ्यूचर में हमने तय की है किसी के साथ, कि कल को शेयर उठा के हमारे पास आ जाना, हमसे पैसे ले जाना, ये हमने किसी से भी नहीं कहा। तभी तो ये शेयर कैपिटल है। अगर शेयर इशू करते वक्त हम कहें कि 5 साल बाद आना, शेयर हमको पकड़ा देना, हमसे पैसे ले जाना, तो फिर वो भी लोन है। वो पैसे जो आपने इकट्ठे किए इस वादे के साथ कि 5 साल बाद आना और अपने पैसे ले जाना, हकीकत में वो क्या है? हकीकत में वो लोन है। तो ऊपर वाले सिनेरियो में हमने किसी से कोई वादा नहीं किया वापसी का, लेकिन नीचे वाले सिनेरियो में हमने वादा किया है। तो डिबेंचर बेसिकली हमारे लिए क्या बन जाएगा? लोन। और लोन के ऊपर आप जो भी पे करेंगे वो क्या होगा? वो सूद हो। तो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं डिबेंचर इशू करके, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं डिबेंचर इशू करके, और कल को डिबेंचर के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है? सूद। तो वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। यहाँ तक की बात लगी? लेकिन अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं शेयर कैपिटल इशू करके, शेयर कैपिटल इशू किया, पैसे आए, ठेकेदार को दिए, उसने बिल्डिंग बना दी, और साल बाद उस शेयर कैपिटल के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो डिविडेंड सूद नहीं है। क्योंकि वो सूद नहीं है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जा भी नहीं सकती। यदि वैसे एक चीज देखें तो वो हम बिल्डिंग बनाने के लिए शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया ना, तो वैसे तो उनको बताया हमने। नहीं, अगर पद की बिल्डिंग ना बनाते तो शेयर तो इशू नहीं होने देना। पर हाँ, इशू कर दिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो जो पैसे हमने इकट्ठे किए वापस करना है किसी को? तो वो लोन ही नहीं है। याद है ना? Out of the topic of question, let's say investment point of view से shares benefit देते हैं। रिस्क आप कौन सा ले सकते हो?
देखो, शेयर कैपिटल में रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवार्ड भी ज्यादा है। डिबेंचर में रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम होगा। हाई रिस्क हाई रिवार्ड, लेकिन वो डेफिनेटली, क्योंकि शेयर कैपिटल में आपको दो चीजों का फायदा होगा। नंबर वन, शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है और डिविडेंड भी मिल सकता है। आज 10 रुपए का शेयर लिया है, साल बाद बेचा 50 रुपए का, और साथ आपको 5 रुपए का डिविडेंड भी मिल गया, तो दो फायदे हुए ना। डिबेंचर में आपको सिर्फ एक ही फायदा, वैल्यू नहीं बढ़नी लेकिन सूद मिलेगा। उसमें टेंशन है क्या, पता नहीं कुछ मिले ना मिले। इसमें कंफर्मेशन है कि ये सूद तो मिलना ही मिलना। ठीक है, उसमें रिस्क हाई है, रिवार्ड भी हाई है। इसमें रिस्क लो है, रिवार्ड भी लो है। शेयर जब तक एक कंपनी लाइक डिसॉल्व हो हम्म। तो तब तक वो हमेशा ही पर ईयर देगी। जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी शेयर कैपिटल उसके पास पड़ा रहेगा। वो उसको लाजमी है कि हर साल उसको dividend नहीं। देना ही है। एक साल का बीच में वक्त रख कंपनी की मर्जी है, वो 5 साल तक डिविडेंड ना दे। कंपनी ने कौन सा शेयर वापस करना है, 5 साल तक डिविडेंड नहीं देते, तो अभी तो कोई कहना रनिंग में रहा है। डिविडेंड ना दे। अब आपको शेयर में नफरत छा गई, आप कहते डिविडेंड नहीं दे रहे, 5 साल हो गए, आप तंग आके क्या करेंगे, बेच देंगे। तो कंपनी को तो नहीं ना बेचेंगे, क्या करेंगे, मार्केट में किसी को बेच देंगे, तो मार्केट में कोई और बंदा ले लेगा, कंपनी नहीं लेगी वापस। समझ लगी बात। तो कंपनी की कोई मजबूरी नहीं है डिविडेंड दे, ये बात याद रखना। बी लॉ में आई टू बी में पढ़ा था सर जायद के अनुसार कि एक साल तक आप सिर्फ डिविडेंड रोक सकते हैं। एक कंपनी बीच में एक साल के गैप रख सकती है। देखो, वो होगा किसी खास कंपनी के बारे में, कोई लिस्टेड कंपनी होगी या कोई क्या कहते हैं, कोई लिमिटेड कंपनी ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई कंडीशंस होगी। हर कंपनी का साथ ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। प्राइवेट कंपनियां, वो घर में ही सारे लोग होते हैं जो ऑनर होते हैं, तो 5-5 साल तक डिविडेंड ना दे कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और जिसको डिविडेंड नहीं मिल रहा उसको तकलीफ है, शेयर बेच दे, जान छुड़ाए। याद है कि बात समझ लगी थी बच्चों। अब सवाल देखते हैं। एन एनडी कंस्ट्रक्ट ए फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज ए क्वालिफाइंग एसेट, पहले ही बता दिया उसने, ये क्या है जी, बात ही खत्म हो गई। फंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एनडीज जनरल बोरिंग, ये भी बता दिया है कि स्पेसिफिक कोई लोन नहीं है, सारी बोरिंग जनरल बोरिंग। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कमेंस ऑन 1 जुलाई 2009 एंड कंटिन्यूज थ्रू द ईयर अंटिल द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑन 31 दिसंबर 2010। ये शुरू कब हुआ, खत्म कब होगा, कितना टाइम लगा, 1.5 साल। ऐसी है। लेकिन हमने जो कैलकुलेट करना है, वो कब तक की कैलकुलेशन करनी है, किस दिन तक, और कंप्लीशन कब होनी है। इसका मतलब है जिस दिन तक हमने कैलकुलेशन करनी है उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चलती रहनी है। ये पॉइंट समझ आ गया। तो कंस्ट्रक्शन तो चल रही दिसंबर तक, लेकिन हमारा साल जून में खत्म। हमने जून तक देखना है, जून के बाद क्या हुआ वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों। द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज एज फॉलो। 1 जुलाई 2009 को कितनी पेमेंट की है, 20 लाख 50,000। अगली पेमेंट फिर 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख। ठेकेदार को टोटल पैसे कितने दिए, 39,50,000, ऐसे ही है। अब ये 39,50,000 कहां से आया, ये सवाल। दैट इज जनरल बोरिंग इन द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2009 टू 30 जून 2010 कंसिस्ट द फॉलोइंग। नंबर 1, डिबेंचर इशू की। क्या इशू कर दिए, डिबेंचर। अब डिबेंचर हमारे लिए हमने ऊपर पढ़ लिया, डिबेंचर बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो डिबेंचर के ऊपर अगर आपको कुछ पे करना पड़ता है तो वो सूद है, और वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। यहां तक की बात में लगी।
अच्छा, डिबेंचर हमने कब इशू किए थे? तो क्या यकम जनवरी को बिल्डिंग बना रहे थे हम? यकम जनवरी को बिल्डिंग तो नहीं बना रहे थे। यहां तक की बात लगी। अब यकम जनवरी को डिबेंचर इशू करके पैसे इकट्ठे कर लिए, तो सूद तो पड़ गया ना यकम जनवरी से। लेकिन वो जनवरी के महीने का सूद बिल्डिंग के कॉस्ट में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बिल्डिंग शुरू नहीं की थी। बिल्डिंग शुरू कब की थी? इसका मतलब है यकम जुलाई से सूद जो होगा वो बिल्डिंग कॉस्ट में जाएगा। क्या 5 मिलियन के ऊपर जो 10% लगेगा वो जाएगा? क्या 5 मिलियन के ऊपर जो 10% आंसर आता है वो जाएगा? बताएं जरा। बताएं जरा, कितना सूद जाएगा? जी बोल। कैसे? 5% लेना किसका? हम्म। हाँ, सही कह रहा है। तो महीने हाँ, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अच्छा। ले लेंगे और फिर उसके साथ सेक्स करेंगे। तो कौन कौन से महीने का सूद आएगा? ये 6/12 किया, ये 6 महीने कौन से वाले हैं? जुलाई से। लेकिन क्या आपकी कंस्ट्रक्शन जुलाई से दिसंबर तक हो रही है? आपकी कंस्ट्रक्शन कितने महीने चली? लेकिन हमने कितने सालों, कितने महीनों का हिसाब देना है? 1 साल का। तो 6/12 करना है। हाँ। हाँ। ओह अच्छा। क्या मैं तो यू टर्न ले आया। पढ़ा गया तो हम। ठीक है, बाकी कितने महीने था? 10 महीने। होते हो सारा कुछ जो तुझे दसिया सारे आने गलत। अगे हो। ये जनरल बोरिंग है क्या स्पेसिफिक बोरिंग है? जनरल बोरिंग में रेट किस पे लगता है? तो किनो कितना मल्टीप्लाई करके सारा कुछ कर ले। ऐसा सोचा ही नहीं कि ये तो जनरल बोरिंग है। जनरल बोरिंग में लोन पे रेट लगता ही नहीं है। होता ही खुद छोड़ता पड़ गया। 6वां सवाल कर रहे हैं। तेरा मतलब पहले 5 कर चुके हैं, तो 5 सारे सारे पूछ। उसने ऊपर ही बता दिया था ये क्या है, जनरल बोरिंग। उसी आखिर बस सर ने पूछ लिया, 5 मिलियन नजर आ रहा है, 10% नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, बाकी बाद चो देखांगे। होते हो। अगर ये जनरल बोरिंग है और बोरिंग भी एक से ज्यादा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? कैपिटलाइजेशन रेट निकाल। सत्यानाश तो आना। अच्छा, द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज पेबल इन 2015। इसका मतलब है डिबेंचर में 1 रुपया भी इस साल में माइनस नहीं होता। ये 5 मिलियन का 5 मिलियन रहेगा पूरा साल। आगे चलते हैं। बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन इज टेकन ऑन यकम जुलाई 2007 with a floating interest rate that is adjusted semi-annually by set as 8.75%, which increased to 9% in Yakam January 2010. The loan is paid off in half-yearly installment of 2 लाख रुपया। इस पॉइंट नंबर 2 को 2-3 दफा पढ़ लें और मुझे बताएं क्या कह रहा है।
क्या समझ आई बात? गवर्नमेंट ठीक है। दो पॉइंट 2 मिलियन आप पे करना हो क्या नहीं होगा चलो हाँ ये लिखा है यार मतलब आपका फिर काम में करूँगा देखो क्या 31 दिसंबर में करूँगा ये नहीं। 30 नंबर के नहीं कर दिसंबर कितने पैसे हैं? 2 लाख कितने अच्छा जुलाई तो दिसंबर तक रेट तो 8 और दिसंबर तो ऑनवर्ड ये पॉइंट समझ लगे। ये बात याद रखनी है अपने कि इसमें जब आप वो निकाल रहे होंगे ना WX तो 6 महीने का रेट कुछ और है और बाकी 6 महीने के रेट कुछ और है। यहाँ तक की बात लगी। अगला पॉइंट 6 महीने का लोन कुछ और है और बाकी 6 महीने का लोन कुछ और है। पहले 6 महीने का लोन कितना है? पहले 6 महीने का लोन 2 मिलियन है और अगले 6 महीने का लोन ध्यान से ध्यान से ध्यान से 1.8 मिलियन। कैसे? क्योंकि 6 महीने गुजरने के बाद 2 लाख वापस कर देंगे ना, तो अगले 6 महीनों का जो सर पे कर्जा है वो 18 लाख। नहीं समझ आ रही बात? पॉइंट नंबर 3, बैंक ओवरड्राफ्ट विद द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट इज एडजस्टेड बाय चेंजेस इन काइबोर। द इंटरेस्ट रेट इज यकम जुलाई 2009 इज 14%, which was adjusted to 14.25% on यकम जनवरी 2010. The overdraft at यकम जनवरी 2009 was 3 लाख, which increased to 7 लाख on यकम जनवरी 2010, which remained constant till year end. हाँ जी, बताएं जिसमें क्या करना है, पढ़ लें इसको अच्छी तरह से। तीसरे पॉइंट की समझ आई किसी को? क्या कह रहा है? पहले 6 महीने कितना कर्जा है? 3 लाख। रेट क्या लगेगा? अगले 6 महीने कितना कर्जा है? 7 लाख। रेट कितना लगेगा? ये बेसिकली ये भी सारा कर्जा पूरा साल सेम नहीं रहा। यहाँ तक की बात लगी। अब इस सवाल में सबसे मुश्किल जो काम है ना वो है कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, क्योंकि हर चीज पूरा साल चेंज हो रही है सिवाय पहले पॉइंट के। ये पूरा साल सेम रही है, बाकी दूसरे और तीसरे में लोन सेम नहीं है। समझ लगी बात की बच्चों? काइबोर क्या चीज है जी? काइबोर है जी कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इट इज एन इंटरेस्ट रेट मार्केट। ये रेट फ्लक्चुएट होता रहता है दिन ब दिन, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती है ना, ये रेट भी चेंज होता है। जब आप कर्जा लेने जाते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि कौन सा रेट लगाना है, फिक्स रेट लगाना है या फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट में ये है कि आपने कर्जा लिया है उसके ऊपर जो रेट है वही तय होगा, चाहे मार्केट में रेट कम भी हो जाए आपको वही सूद पे करना पड़ेगा। फ्लोटिंग में ये होगा कि अगर रेट मार्केट में कम है तो सूद कम देना पड़ेगा, रेट ऊपर चला गया तो सूद ज्यादा देना पड़ेगा। तो लोन देते वक्त बैंक पूछते हैं भाईजान कौन सा रेट लगाए। समझ लगी बात की जी? अब बच्चों सबसे पहला काम ये है कि आपने निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट। तो जरा ध्यान से देखें, ये 5 मिलियन तो सारा साल 5 मिलियन रहा ना, इसके ऊपर तो कोई पंगा नहीं है। तो बच्चों टेबल में लिखेंगे 5 मिलियन टाइम 12/12, तो वेटेड एवरेज जो लोन है आपका 5 मिलियन ही आएगा। उस पर रेट क्या है? 10%। तो सूद कितना निकल आएगा? 5 लाख। तो यहां तक की बात समझ लगी? अब अगला पॉइंट, ये कर्जा कितना था? 2 मिलियन। लेकिन ये 2 मिलियन का कर्जा सारा साल 2 मिलियन ही रहा, 6 महीने तक 2 मिलियन रहा। तो 2 मिलियन का करेंगे 6/12,
तो वेटेड एवरेज लोन आ रहेगा आपका 1 मिलियन। समझ रही ना, कि जब कोई कर्जा सारा साल सेम ना रहे तो फिर उस सूरत में इस कॉलम का टोटल नहीं लेते होते, उसके साथ टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो अगला कॉलम आएगा उसका टोटल लेते होते हैं। ये बात अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये बात समझ रही। अब 2 महीने का कर्जा था साल के पहले दिन, लेकिन 6 महीने बाद वो कम हो गया, तो इसका मतलब है 2 महीने में 6/12 करें तो एवरेज लोन आ जाएगा 1 मिलियन। उस पर रेट कितने परसेंट है? 8.75%। ये रेट दिया हुआ। अच्छा, तो 31 दिसंबर की रात को वो लोन कितना रहेगा? 1.8 मिलियन। अब ये लोन कितनी देर तक 1.8 मिलियन रहा? 6 महीने तक, तो 6/12। तो एवरेज लोन कितना निकलेगा? 9 लाख। ये बात सुनी? नहीं समझ रहे? क्लियर है? 18 लाख का 6/12 करें। ठीक हो गया नहीं? अब अगला पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। शुरू शुरू में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? 3 लाख। लेकिन क्या ये 3 लाख पूरा साल रहा? नहीं, 6 महीने रहा। तो 3 लाख के साथ करेंगे 6/12। समझ लगी बात की? फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 6 महीने गुजरने के बाद वो कितना हो जाए? 7 लाख। तो उसके साथ क्या करेंगे? 6/12। समझ लगी? तो बच्चों अब वो तमाम सूद का कॉलम का टोटल निकाल लेंगे और ये वेट का एवरेज लोन का कॉलम टोटल निकालना। ठीक है जी, निकाले जरा कैपिटलाइजेशन रेट क्या आता है? नाइन 9.9 एग्जैक्ट, या आगे भी कुछ है? 9.991। हम्म, तो अप्रोक्सीमेटली 9.992% आता है। वैसे 9.99 भी लिखने खैर है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का 14% आंसर आ जाए, ये तो लितर बंद है। ठीक है, अगर किसी ने लिखा है 9.991, ठीक है, 9.992, ठीक है, कोई मसला नहीं। 9 की बजाय 14 आ जाए, आई क्या मैंने कहना है, तो ज्यादा एडा बड़ा फर्क। इधर 10 भी लिख लो। लिख लो भाई, लिख। तू 10 लिखे? लिख रहा तू 10 लिख। तो पढ़ता ना, पढ़ता वो दिखा है, लेकिन तू पेपर जाके तू तो फर्क पाना ना, वो ऐसा नहीं होना तू 100% कट के आएगा, नहीं होता। टेस्ट होना ना, पता लगेगा। गवर्नमेंट ग्रांट होगी क्लियर, टेस्ट ले ला। ये बोर्डिंग प्लान है कि बोर्डिंग वो कल मैं तेन पूछा तो ऐसे दस कि सवाल है। चलो आज वो भी कर लेना, वो भी कर। अच्छा जी, रेट निकला है बच्चों। ये तीनों पैराग्राफ का मकसद क्या था? कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, वो हमने निकाल लिया 9.992%। ओके, अब हमने निकालना है बोरिंग कॉस्ट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इस रेट का क्या करना है? 10 दिन किससे? एक्सपेंडिचर से। पहली पेमेंट ठेकेदार को कितने की है? तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9.992 को। कब की है? तो टाइम कितना आएगा? 12 महीने पूरे आएंगे। क्यों बोला? 1 जुलाई को दिया था और 30 जून तक चलना है, तो 12/12। 9.992%। इसके साथ
पैना पंगा। सितंबर का आधा महीना। देखो जब दिनों में जाओगे ना तो फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा केड़ा केड़ा महीना कती रहा है। हो रहा है, हो गया याद। चलो अच्छी बात। तो हम आसान आसान काम रखते हैं। सितंबर का आधा महीना, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 9.5 डिवाइडेड बाय 12। अब समझ आ गई बात है। उसके बाद 5 लाख दिया 15 अप्रैल को, तो 9.992%। अप्रैल का आधा महीना, मई और जून, 2.5/12, 9.992% इंटू। इसके ऊपर कोई सूद नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस दिन साल खत्म हो रहा है उसी दिन वो पैसे दिए, इस पर कोई सूद नहीं। नहीं समझ लगी? क्योंकि उसके ऊपर एक दिन भी नहीं गुजरा। टाइम गुजरना था तो सूद पड़ना था, उस पर टाइम गुजरा ही नहीं है। तो जरा आंसर निकालने, बोरिंग कॉस्ट कितनी आती है? ये 5 लाख है। तो सीधे तीसरे से चला गया। पहले तो ठीक है, एंड तो नहीं है। वाह, जान छूटी। तो एंड तो सी है शुरू का। मैं कर लेना सी फैब, अगर ऑप्शन हो तो मैं कर लेना। यानी कि अब सीधी हरकत कोई नहीं है तेरे से, है? हाँ जी, आंसर आ गया जी। क्या आंसर आया बच्चों? टोटल बोरिंग कॉस्ट 2 लाख। देखो जरा बच्चों, जो पहली पेमेंट हुई है 1 जुलाई 2009 को हुई थी। अगली पेमेंट 15 सितंबर 2009 को हुई थी। अगली 15 अप्रैल 2010। फिर अगली 30 जून 2010। ऐसी है। तो उसके हिसाब से 12/12, 9/5/12, 2/5/12 और 0/12। तो 2,94,347 ये आंसर आया। अच्छा। अच्छा, उसने ये भी नहीं मांगा कि बोरिंग कॉस्ट कितनी है। सवाल पढ़ो जरा। उसने नहीं मांगा कि बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी है, उसने क्या मांगा? कैरिंग अमाउंट मांगी। वो कैसे निकालेंगे? तो ठेकेदार को जो पैसे दिए हैं वो पकड़ेंगे और उसमें बोरिंग कॉस्ट जमा कर देंगे। है? नहीं करना? वो नहीं किया? ठेकेदार ने फड़ा के वापस ले ले सी। तो साल खत्म हो तो पहले उन्हें फड़ा रही थी कि नहीं सी फड़ाए? फड़ाई थी सी, फिर वापस ले ले, निकाल लाई। हाँ। हाँ तो फिर ले गया ना वो, पैसे पै गए ना, तो बस। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना।
ये जो हमने उसको पैसे पकड़ाए हैं, ये काम कर चुका होगा ना वो इसका, या नहीं कर चुका होगा? ये पैसे जो पकड़ाए हैं काम कर चुका होगा। ये पैसे जो पकड़ाए हैं और ये पैसे जो पकड़ाए हैं काम कर चुका होगा, तभी तो पैसे दे रहे हैं। तो 4 लाख रुपए चाहे हमने 30 जून को दिया है, काम तो कर चुका होगा वो। ये सामने अगले 4 लाख हाँ वो जो पीछे इसने एक्सपेंस किया था फिर वो कर दो हाँ जी। ये ने पेमेंट किया हाँ दूसरी नहीं आया है ना कोई यार, इंटरेस्ट ज्यादा पॉइंट है। ठेकेदार को पैसे दे दिए कि नहीं दिए? तो ठेकेदार को पैसे किस चीज के दिए? काम करने के ना। तो उसने काम किया होगा, इसका मतलब है उतने रुपए की बिल्डिंग बन चुकी है। इसका मतलब है 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 4 लाख, इतने रुपए की बिल्डिंग बन चुकी। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही पैसे आने हैं। सूद पड़े या ना पड़े लादा बात। अगर ये सारे पैसे आप अपनी जेब में से दे रहे होते तो सूद तो जीरो होना था ना। तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू भी जीरो नहीं थी? वैल्यू जीरो नहीं होनी थी, सूद जीरो होना था। क्यों बोला? क्योंकि पल्ले से लगा रहे हैं। तो सूद का बिल्डिंग की वैल्यू से कोई लेना देना। जो ठेकेदार को पैसे दिए वो वैल्यू है, वो बिल्डिंग की वैल्यू का हिस्सा है। ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ जी। बात भी कर रहे हैं, काम पहले करवा रहे हैं। तो उसी ये 2.0 पर मिलियन वाली पेमेंट है, इसका काम तो पिछले वाले साल में हुआ। देखो, यहाँ पे उसने बता दिया कि कमेंसमेंट कब शुरू हुई है। 1 जुलाई 2009 को हुई है। नॉर्मली जो पहली पेमेंट होती है ना, वो हम उसको पकड़ाते हैं, साथ ही वो काम शुरू कर देता है। ठीक हो गया। लेकिन वो पेमेंट पकड़ते के साथ साथ इतना खर्चा नहीं हुआ होता जितने हमसे पैसे ले रहा होता है। ये बात याद रखनी है। क्यों? उसने अपना घर नहीं चलाना। क्या आपको लगता है कि हमने उसको 20 लाख पकड़ाया तो उसने 20 लाख ही लगाया होगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने बीच में अपने पैसे भी रखे हुए। तो हमसे जब आगे कहेगा ना भाईजान होर पैसे दो, ऐसे कहा कि कम वहा, वो कहेगा आगे काम वेख लो। वो हमें काम दिखा रहा है और हमसे पैसे ले रहा है। और वो हमसे जब पैसे ले रहा होता है ना, वो काम दिखा रहा होता है कि हो चुका है। समझ आई बात की कि नहीं आई? अब एक्चुअल में उतना खर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें तो पड़ गया ना। हमारे लिए तो वो कॉस्ट ही है। आपको लगता है कि एक बंदे ने 50 लाख रुपए बिल्डिंग पे लगाया और हमसे 50 ही लिया, तो सारा साल वो घर में क्या कर रहा है? उसके बीवी बच्चे क्या खा रहे हैं? नई बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है 20 लाख 50 उसने हमसे लिया होगा, लेकिन लगाया नहीं होगा। लेकिन हमको आके बता देगा भाईजान लग गया। तो ठेकेदार यही तो करते हैं। ठेकेदार उतने पैसे लगाते हैं जितने हमसे लेते हैं। नहीं, वो हमको बताते हैं भाईजान लग गए, आगे करो। अच्छा, हम उसे जितना मरी साहब करें वो साहब पूरा दे देगा। वो साबित कर देगा 20 लाख 50 हजार लग गया। अपने वाले जो प्रॉफिट है वो कभी भी नहीं बताएगा। वो कहेगा भाईजान जिन्हें तुम दे रहे हो उन्हें ला रहे हैं, कार कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। और ठेकेदार का घर हमारे घर से ज्यादा खूबसूरत होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप उससे साहब मांगेगा, साहब उसका बिल्कुल क्लियर हो, दसेगा भाईजान है सीमेंट दी बोरियां तो पल्ले पै रही है मैंने। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਐ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਰੀ ਹੋਊਗੀ। सरिया की तो तुसी गाल ही नहीं की थी, मैं सरिया भी पा रहा है। समझ लगी? वो ऐसे बात करेंगे आप हैरान होंगे कि यार ये अपने पल्ले से घर बना के दे रहा है। आप कहेंगे मेरा सका पढ़ाते, मेरा सका है ही नहीं, है ही सका है। दादा को चाहिए था जायदाद में, इसको हिस्सा देते। और समझ लगी बात? तो इसलिए बचो। तो एक्चुअल में उसने इतने पैसे लगाए नहीं होंगे जितने पैसे वो हमें दिखा के पैसे हमसे लेके जा रहा होगा। रसीदें उसने सारी बनाई होंगी। तो ये जो 4 लाख रुपए की पेमेंट हम कर रहे हैं ना, इतना काम वो कर चुका होगा तो हमसे 4 लाख रुपए ले रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं सर इतना काम तो उसने फ्यूचर में करना, तो ये पैसे तो बिल्डिंग में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि वो काम तो अभी किए नहीं। हमारी असम्पशन क्या है? वो ये काम कर चुका है। समझ लगी बात की? अब बच्चों अगला कंसेप्ट आ गया क्या? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन।
हमने पढ़ा कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होगी, कब होगी? जब तीन कंडीशनें मीट होंगी। कौन कौन सी? लोन मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी है, और कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं भागा, कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर। ये तीन कंडीशनें थी। बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू हो रहेगा। ये बोरिंग कॉस्ट का मीटर कब रुक जाएगा? जब हमारा एसेट कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन बोरिंग कॉस्ट वाला मीटर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन बीच में वक्फा भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, लेकिन बीच में कंस्ट्रक्शन रुक गई। खत्म होने में और रुकने में फर्क है। हम खत्म होने की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन रुकने की बात कर रहे हैं, पॉज जिसको कहते हैं। नहीं बात समझ? ये वो देखा ना, ये बटन, प्ले, स्टॉप, पॉज। प्ले का मतलब है कमेंसमेंट, स्टॉप का मतलब क्या है? सिसेशन, और पॉज का मतलब क्या है? हम इस वक्त पॉज की बात कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन पॉज होगी, किसी वजह से भी हो सकती। नहीं बात समझ? मैं ठेकेदार काम कर रहा था, हम उसको पैसे दे रहे थे, बिल्डिंग बनाई जा रहा था। अचानक एक दिन एक बंदे ने आके ठेकेदार को कहा बिल्डिंग ना बनाओ। ठेकेदार रोक गया। क्या इसका मतलब ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी? किसी ने आके उसको रोक दिया। अब देखना यह है कि रोका किसने। क्या ठेकेदार का रुक जाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? अगर तो उसके ऊपर कोई केस है, बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर कोई केस था, किसी ने आके क्या भजन है तो जमीन साड़ी, उसी बिल्डिंग बना रहे हो, कोर्ट तो ऑर्डर आया स्टे, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई। ठेकेदार साहब क्या ठीक है मैं जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग तो मुकम्मल नहीं हुई, तो हमने कहा है कि बोरिंग कॉस्ट उस दिन रुकेगी जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी। बिल्डिंग मुकम्मल हुई नहीं, साल केस चलता रहा कोर्ट में, तो साल तक बोरिंग कॉस्ट पड़ती रहेगी। क्योंकि बोरिंग कॉस्ट रुकना कब है? जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी। बिल्डिंग तो मुकम्मल ही नहीं हुई। समझ लगी बात की? बोरिंग कॉस्ट के रुकने का जो पॉइंट है, वो पॉइंट ही क्या है? जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी। अभी बिल्डिंग तो मुकम्मल ही नहीं हुई, तो क्या बोरिंग कॉस्ट चलती जाएगी? नहीं, बोरिंग कॉस्ट को भी रोक देंगे। रोकने से हमारा स्टॉप नहीं है, पॉज है कि बोरिंग कॉस्ट में वक्फा ले रहे हैं। तो यहां तक की बात लगी। वक्फा क्यों लिया? क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और जो वजह है कंस्ट्रक्शन, वो वजह ये है कि किसी ने कोर्ट से स्टे लिया, तो क्या ये वजह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जरूरी थी? नहीं, जरूरी नहीं थी। क्या दुनिया की हर बिल्डिंग ऐसे ही बनती है कि उस पर स्टे होता है? बात समझ लगी नहीं लगी? तो ये जो जिसकी वजह से काम रोक दिया है, ये वजह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी नहीं थी। पॉइंट समझ आ गया? तो अगर तो कोई ऐसी वजह है जो बिल्डिंग को की कंस्ट्रक्शन को रोकना जरूरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वजह क्या है? कुछ ऐसी वजूहत हो सकती है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रोकना जरूरी पड़ सकता है, लेकिन वो जरूरी है उसके लिए क्या? आपने प्लस्तर किया, लेंटर डाला, अब लेंटर डालने के बाद 3 दिन के लिए आपने कोई काम नहीं करना। आप चाहते हैं कि लेंटर को पानी लगाएं और इसको धूप लगेगी, ताकि लेंटर में जो सीमेंट है उसके अंदर दरमियान जो स्पेसेस है वो फिल हो जाए और ये जो लेंटर है मजबूत हो जाए। अब 3 दिन के लिए आपने कोई काम नहीं किया, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे भी रुक गई। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे भी रुक गई। अब ये वाली कंस्ट्रक्शन जो रोकी है, ये बिल्डिंग के लिए जरूरी थी। ये बिल्डिंग के लिए क्या थी? बिल्डिंग की बुनियादों को मजबूत करने के लिए जरूरी थी। तो अगर तो ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है जो बिल्डिंग के लिए इटसेल्फ जरूरी थी, तो उन दिनों में बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ये पॉइंट समझ आ गया? लेकिन कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है स्टे की वजह से, तो उन दिनों में बोरिंग कॉस्ट का मीटर रोक दें। अगर कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है बारिशों की वजह से, तो बोरिंग कॉस्ट का मीटर रोक दें। अगर कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है एलडीए की वजह से कि भजन थोड़ा सा नक्शा ही नहीं ठीक, तो बोरिंग कॉस्ट का मीटर रोक दें। कब बोरिंग कॉस्ट का मीटर चलता रहेगा, कब बोरिंग कॉस्ट का मीटर रोक देंगे?
वजह बता दो बिल्डिंग्स में अगर- रोक देंगे, हाँ बारिश में रोक देंगे, पहले पत्ती की आवाज सब प्रकार है, हाँ तो बारिश से आ गई, तो क्या बारिश बिल्डिंग के लिए जरूरी थी? अगर पत्रकार है वो तो बारिश से सारा काम हो गया। वो है तो पॉइंट ही नहीं है, खराब हो जाएगा कि सही हो जाएगा। पॉइंट यह है कि क्या बारिश कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी थी? नहीं थी ना, आ गई, खराब हो गया माल, खराब हो गया, अलग मसला। लेकिन आपने लेंटर डाला और 3 दिन के लिए उसके बाद कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, रोकना जरूरी। जब कंस्ट्रक्शन को रोकना जरूरी होगा उस वक्त बोरिंग कॉस्ट का मीटर नहीं रुकेगा, समझ लगी बात? और जब कंस्ट्रक्शन को रोकना जरूरी नहीं था लेकिन किसी ने रोक दिया जबरदस्ती, नहीं बात समझ? किसी ने रोक दिया, आप रोकना नहीं चाहते थे, किसी ने रोक दिया, तो इसका मतलब है वो जरूरी था नहीं, किसी ने पंगा ले लिया। तो फिर बोरिंग कॉस्ट के मीटर को क्या करेंगे? भैया बाइक पे जा रहे हो, आपने किसी दुकान पे जाना, फिर उसके बाद घर जाना, तो दुकान पे गए तो बाइक को खुद ब्रेक मारी कि किसी और ने आके ब्रेक मारी? खुद ब्रेक मारी ना, रुके वहां से, दुकान से सामान लिया, फिर घर चले गए, तो उस दुकान पे रुकना जरूरी था। तो प्लान था ना दिमाग में कि यार ऑफिस से निकले, घर जाना है, रास्ते में एक दुकान पे रुकेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। तो प्लान क्लियर है ना आपको? और ये प्लान आपका ऑफिस में बैठे बैठे क्लियर है कि मैंने ऑफिस से निकल के क्या करना है। पॉइंट समझ लगे? तो बिल्डिंग के ठेकेदार को पता है कि वो उसने जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो किस मुकाम पे जाके कंस्ट्रक्शन को कुछ दिनों के लिए रोक देना है, फिर बाकी कंस्ट्रक्शन करनी। तो वो जो रोकने वाला पॉइंट है उसके प्लान में था। अगर कंस्ट्रक्शन को रोकने वाला पॉइंट उसके प्लान में है तो ये कौन सी सस्पेंशन है? ये नेसेसरी है क्योंकि ये प्लान में थी। लेकिन आप बाइक चला रहे हैं, दुकान के पास पहुंचे, डाकुओं ने बंदूकें तान ली, कहा भाईजान रोको इसे, जरा साइड दिलाओ, तलाशी दो, मोबाइल कढो बाहर। तो क्या ये आपके प्लान में शामिल था? या आपके प्लान में शामिल नहीं? रुकना तो पड़ा था लेकिन ये ओरिजिनल प्लान में नहीं था। तो ये कौन सी सस्पेंशन है? अननेसेसरी, ये जरूरी नहीं थी लेकिन उन्होंने मजबूरन रुकवा दी। जरूरत में और मजबूरी में फर्क समझ आ रहा है? 3 दिन के लिए लेंटर रोक दिया काम करने से, ये जरूरत है, मजबूरी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक दिया, ये मजबूरी है, जरूरत नहीं है। जरूरत और मजबूरी में फर्क समझ आ गया? तो बोरिंग कॉस्ट कौन से दिनों में चलती रहेगी, कौन से दिनों में रोक देंगे? जब ठेकेदार कहेगा कि मैंने खुद अपने सोच समझ के रोका है कंस्ट्रक्शन को, तो उस वक्त बोरिंग कॉस्ट चलती रहेगी, वो रोकेंगे नहीं क्योंकि वो प्लान का हिस्सा है। मतलब हम यही समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ गई है हाई कोर्ट की वजह से, एलडीए की वजह से, तो वो प्लान में शामिल नहीं था, उन दिनों के लिए फिर हम क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। फिर उन दिनों की बोरिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? क्या बैंक उन दिनों के सूद माफ कर देगा? उन दिनों का बैंक तो सूद माफ ही ना करेगा। हम बैंक को कैसे दे भाईजान, देखो जनवरी के महीने ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनवरी के महीने ਦਾ सूद माफ कर देंगे? ठीक है, वो कहेंगे नहीं भाईजान जनवरी के महीने का सूद तो पड़ेगा। आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही हो, कहते ना होए, सानू पैसे दो, उन महीनों में सूद पड़ेगा, वो सूद का क्या करना है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बिल्डिंग में नहीं जाएगा। तो समझ लगी सस्पेंशन की? तो सस्पेंशन दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक वो जिसकी जरूरत है और एक वो जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन मजबूरी है। तो जिस सस्पेंशन की जरूरत है उसको कहते हैं नेसेसरी। नेसेसरी सस्पेंशन में हमने क्या करना है? बोरिंग कॉस्ट रोक देनी है, वो चलती रहेगी क्योंकि वो हिस्सा है। और अननेसेसरी सस्पेंशन अगर हो, उन दिनों में जितने दिनों के लिए काम रुका है ना, बोरिंग कॉस्ट को रोक देंगे, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। समझ लगी बात?
हाँ जी। अब ये बच्चों, ये जो 4 लाइनें लिखी हैं, जरा पढ़े, बात समझ आती है आपको? ये तो आगे एग्जामिनर देगा या वैसे बताएगा कैलकुलेट ये केस बनाएगा। अभी नीचे एग्जाम्पल भी बनाई हुई है। हाँ जी, पढ़ लिया जी आपने? ये एग्जाम्पल पढ़े था। समझ लगी बात? बताएं जी, पार्ट ए में और पार्ट बी में क्या है? पार्ट ए क्या है? इसमें क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट को रोक देंगे, लेकिन बैंक माफ नहीं करेगा, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। रोकने से मुराद है कि बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, प्रॉफिट लॉस में जाएगी। यहां तक की बात समझी? रोकने से मुराद हरगिज ये नहीं कि बैंक ने माफ कर दिया। पार्ट बी में क्या करेंगे? ये बिल्डिंग के बनाने का हिस्सा था, पहले दिन से ठेकेदार को पता था कि जब भी बिल्डिंग बनती है ऐसे ही होता है। यहां तक की बात समझ लगी थी? चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।